गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम शुरू करेंगे आपके सब्जेक्ट में से एक पॉलिटिकल साइंस, जो कि आप में से कुछ लोगों ने ऑप्ट किया है, शायद कुछ लोगों ने नहीं भी किया है। बट स्टिल अगर आप इसको सुनेंगे तो ये आपके बाकी अदर सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं आपको हेल्प करता है, जो कि इकोनॉमिकली बहुत ही काम का है। ये चैप्टर जो है असल में इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है, पर फिर भी इसको पॉलिटिकल साइंस में यहाँ पे ऐड किया गया है। हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे एंड आपको ये समझ में आएगा। ओके, चैप्टर नंबर 2, की कंसेप्ट एंड इश्यूज सिंस 1991, ग्लोबलाइजेशन। ओके, ग्लोबलाइजेशन क्या है? सबसे पहली बात तो ये, व्हाट डू यू मीन बाय दिस। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है ग्लोबल, इंटरनेशनल। मतलब ये हुआ था कि 1991 के पहले कुछ चीज़ें हमसे जुड़ी हुई नहीं थी, पर 91 में जब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हमें कंसेप्ट लाना पड़ेगा LPG, दैट इज़ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन उनमें से एक था। मतलब ये है कि बाहर की जो कंपनियां हैं उसको इंडिया में आने के लिए इनविटेशन दिया गया, और जो हमारी कुछ कंपनियां थी उनको बाहर जाने के लिए कहा गया। इससे क्या होगा कि जो प्रोडक्ट्स जो अब तक अनइंट्रोड्यूस हैं लोगों के लिए, वो उनको पता चलेंगे कि कैसे होते हैं। तो आज बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है कि आज इंडिया में बाहर की चीज़ें बड़ी आसानी से मिल जाती हैं और बाहर भी इंडिया की चीज़ें मिल जाती हैं। ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ? ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से। सो देखते हैं कि क्यों हुआ। वी हैव स्टडीड द चेंजेस दैट टुक प्लेस इन द वर्ल्ड आफ्टर 1991। ये साल बहुत ही खास है। वी रीड अबाउट द चेंजेस दैट टुक प्लेस इन द ईस्टर्न यूरोप इन 1989, फिर एक कुवैत क्राइसिस ऑफ 1990 एंड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन इन 1991। ये कुछ ऐसे वजह थी। It was during the Kuwait crisis that the term New World Order was used to describe the nature of the world order. After disintegration of Soviet Union, two terms came to be used: post-Soviet world order and the post-Cold War era. All these three terms focus on the political and security situation that evolved after 1991. In the early 1990s, another term started to be used. The term was globalization. Unlike the earlier terms, the term globalization was broader based. It included the nature of economic, ideological, political, technological, social, and cultural changes that took place in the world after 1991. Today, we use the term globalization to describe the post Cold War era. Then, what is globalization? Globalization क्या है? जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज है जहाँ पे कोई भी चीज़ आसानी से मिलती है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हैव हेल्प दिस इंटरकनेक्टिविटी। फॉर एग्जांपल, ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी मेड फॉर एडमिशन टू एनी कॉलेज और यूनिवर्सिटी अब्रॉड। सिमिलरली, मोबाइल कॉल और व्हाट्सएप मैसेजेस कैन बी मेड फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। बहुत आसान है, सब जानते हैं। ये ग्लोबलाइजेशन का एग्जाम्पल ही है। Changes have taken place in the economies and trade. Indian fruits and flower are exported to Europe and America, various consumer goods. मतलब आज हमारी सब चीज़ें वहाँ पे होती है एक्सपोर्ट। Various consumer goods from the Europe, America और China are available in the Indian market. Globalization increase interconnectedness among countries, and people and events in one part of the world have an impact on another parts. There are various ways of looking at the changes. One's argument is that while interconnectedness has increased, the importance of the state structure has not declined. पर एक डर बैठ गया लोगों में, कहीं अगर समझो ये कुछ ज़्यादा होने लग गया तो खुद की कंट्री की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। ये भी एक मन में डर होता है। आज जैसे कि इंडिया में ले लो ना, आज हम इंडियन लोग रह के भी हम बाहर के प्रोडक्ट्स को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि इंडिया में ढंग का प्रोडक्ट बनता ही नहीं है। और आज सब कुछ जानते ही हैं क्या हालात है। Then the importance of the state structure has not declined. In fact, the concept of nationalism is still very much alive. Some feel that economics and technology are key factors that have brought the world together. They argued that the concept of sovereignty and jurisdiction of the state is now being challenged. There are others who give importance to the civil society and non-state actors. मतलब हम लोग खुद के लोगों को नहीं देखते, बाहर के एक्टरों को बुला लेते, तो इससे खुद के लिए अनएम्प्लॉयड ही बढ़ रहा है।
According to them, social movements cut across state boundaries and focus on humanitarian problems of the people. Let us look at the changes that have occurred in each of these areas separately. We'll also see how these changes have affected India. We are going to see the changes in areas separately only for academic convenience. In reality, all these areas are interconnected. This means that political or economic changes will affect society and culture and vice versa. ये भी फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा. Then इकोनॉमिक इश्यूज में क्या क्या आता है? फ्री फ्लो ऑफ फाइनेंस कैपिटल. आज कैपिटल क्या होता है? बाहर से हम मंगा लेते हैं. जब बाहर से कैपिटल आएगा तो उनको इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा और बिजनेस भी उनको ही देना पड़ेगा. दैन प्राइवेट कंपनी लाइक टाटा, रिलायंस हैव इन्वेस्टेड. These investments takes place in both infrastructure sector and consumer sector. Foreign companies have invested in building airport, nuclear power plant. In India, they have also invested in consumer food like McDonald's, Burger King, Pizza Hut. सब जानते हैं कि ये सब जो रेस्टोरेंट्स हैं, बड़े बड़े पिज़्ज़ा हट, ये मैकडोनल्ड, ये सब इनके खुद के इन्वेस्टमेंट का नतीजा है. अब जब जाहिर सी बात है, जब इनका इन्वेस्टमेंट होगा तो इंटरेस्ट भी यही लेंगे और ये सब चीज़ों में हिस्सेदारी भी इनकी. तो इससे क्या होता है? हमारे कंट्री के यहाँ पे लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है. फाइन. प्रायर टू 1990 सच इन्वेस्टमेंट वेयर रेयर. ऐसा होता ही नहीं था, बहुत रेयर किस्म में होता था. खैर चलिए, इन्वेस्टमेंट से एक बेनिफिट तो हुआ. तो यहाँ पे दिया एग्जांपल ऑफ इंडियन इन्वेस्टमेंट अब्रॉड. हम लोगों ने टाटा जैगवार, लैंड रोवर इन यूके. लैंड रोवर जो गाड़ी है उसमें टाटा का इन्वेस्टमेंट है. ONGC, इट्स इन वियतनाम. ये दिख रहा है आप, इसमें से ऑयल निकाला जाता है. माइक्रोसॉफ्ट इन इंडिया, नेस्ले इन इंडिया, ये उन्होंने किया हुआ है. यहाँ पे ये उनका इन्वेस्टमेंट है हमारे पास और हम लोगों ने वहाँ जाके किया हुआ है. ओके. देन चेंजेस इन द कंसेप्ट ऑफ ट्रेड. सेवरल चेंजेस हैव टेकन प्लेस अप्रोच. यहाँ पे दिया देखो, गैट करके, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ्स एंड ट्रेड इन 1948. इससे क्या होता है? टैरिफ होता है ना, उसको कहते हैं चार्जेस. कोई आप प्रकार का चार्जेस नहीं लगाएंगे एक दूसरे के लिए. 1995 में इसका नाम बदल के रख दिया WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. ये है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा ऑफिस जो कि इंडिया और पूरी दुनिया लेवल पे पूरे बिजनेस को संभालता है. देन ट्रेड इज़ नॉर्मली डन इन द कमोडिटीज़, चीज़ों में आयरन और कोल, ऑयल वगैरह, पेरिशेबल हो गया, फ्रूट्स, फ्लावर, सीड्स. इन द 1990 स्कोप ऑफ द टर्म ट्रेड वाइडेंड एंड वी talk of trade in service, thus banking, insurance, etc. with service, and then they were also look at the matter in which trade can be done. Today we talk of trade intellectual property. This include copyright, trademark, patent, etc. Example of intellectual property दिख रहा है यहाँ पे, ये अमूल, वेडीलाल, ये गूगल. और कॉपीराइट अलग होता है, ये ट्रेडमार्क है, कोई इसका यूज़ नहीं कर सकता. Another change that has occurred in the area of trade is the use of container cargo ships. Container ships are able to carry huge amount of goods across the world. There are special port facilities for container ships. The container cargo revolution has changed the manner in which trade takes place in the world today world. तो यहाँ पे फिर दिया rise of the transaction company until 1990. गवर्नमेंट हैड ए लॉट ऑफ कंट्रोल ऑन द इकोनॉमिक सेक्टर. मतलब गवर्नमेंट का बहुत कंट्रोल हुआ करता था 1990 तक. हर चीज़ में गवर्नमेंट, लाइसेंस वगैरह, ये वो बहुत सारी चीज़ें. बट 1990 के बाद क्या हुआ? 91 में गवर्नमेंट ने खुद ने ही कह दिया कि अब किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं होगा, ताकि ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, ताकि कम दुनिया आगे बढ़े, हमारी कंट्री भी आगे बढ़े. इसके लिए उन्होंने, गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगाना कम कर दिया. कुछ सेक्टर अपने पास रख लिए, बाकी सब सेक्टर क्या कर दिए? पब्लिक को दे दिए. वन इम्पैक्ट इन सीन इन द लेबर मार्केट. इसमें लेकिन एक प्रॉब्लम लगी लेबर मार्केट की, जो कि ज़्यादा लेबर जहाँ होते हैं वो वहाँ से कहाँ पे चले गए? शहरों में, जहाँ पे लेबर का वर्क होता है. तो यहाँ पे इसकी वजह से उस जगह पे जहाँ से लेबर चले गए वो कभी डेवलप नहीं हो पाए. जैसे कि इंडिया में भी आज हम देखते हैं विलेजेस क्यों डेवलप नहीं होते? क्योंकि वहाँ जो लोग रहते हैं वो शहरों में काम करने के लिए निकल जाते हैं. शहर डेवलप्ड हो ही जाता है, गाँव डेवलप नहीं होता. सेकेंड इम्पैक्ट क्या देखा हम लोगों को? यहाँ पे जो दिया हुआ है, छोटी छोटी जो दुकानें होती है राशन की, हम उसको वैल्यू नहीं देते. किराना शॉप्स, हम किसको वैल्यू देने लग गए? बड़े बड़े शॉप लाइक बिग बाज़ार हो गया, डीमार्ट हो गया, इन लोगों को वैल्यू देने लग गए. ये खुद के लिए एक नेगेटिविटी थी बहुत बड़ी. और यहीं से हम लोगों को देखने मिला कि हम लोगों ने खुद अपने एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा इसीलिए दिया कि हमें बाहर की विदेशी कंपनियों में ज़्यादा ट्रस्ट है, ना कि
हमारे खुद के बिजनेसेस में। और थर्ड इम्पैक्ट हमें देखने को मिला कि हम फार्मिंग जैसी चीज़ों को अपना एक सबसे लोअर लेवल का काम मानने लग गए और सर्विस सेक्टर के पीछे चले गए, जबकि सब जानते हैं कि हमारा फार्मिंग का काम ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वही हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी चलती है सबसे बड़ा रोल वही प्ले करता है। बट लोग सर्विस सेक्टर के पीछे भाग चुके थे ऑलरेडी और बाकी अदर बिजनेसेस के लिए निकल पड़े। फिर आती है बात पॉलिटिकल इश्यूज़ की। यस, पॉलिटिकल इश्यूज़ इसके अंदर क्या क्या है अब देखते हैं। एक सबसे पहली बात आती है इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी सब जानते हैं क्या होता है, जहाँ पे मुझे बोलने की हर कोई भी काम करने की आज़ादी हो। लेकिन अगर वो चीज़ कम्युनलिज्म में फैल जाए, जैसे कि सोवियत यूनियन का तरीका है। कम्युनलिज्म क्या होता है? जब कोई चीज़ आपको करने ना दी जाए, सिर्फ आपसे कहा जाए कि आपको ऐसा ही फॉलो करना पड़ेगा, आपका कहना कोई मायने नहीं रखता, जिसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ना आपके लिए कोई वोटिंग पावर भले ही होगा लेकिन वो नाम के लिए होगा। तो वहीं से ये बात पूरी क्लियर हो जाती है कि आपके लिए कि नाम की डेमोक्रेसी है लेकिन असल में डेमोक्रेसी नहीं है। देन सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस फोकस ऑन द रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। पोजीशन ऑफ द स्टेट, स्टेट की पोजीशन क्या है, स्टेट किस में आता है? फाइन, द कंसेप्ट ऑफ sovereignty is linked with the concept of jurisdiction of the state. This is the right of the state to make law within its territory. अब हर स्टेट अपने अपने तरीके से लॉ लगा सकता है, कोई भी कानून बना सकता है, सेंट्रल का कानून अपनी जगह होता है, बट कहीं ना कहीं ये कुछ बिजनेस को बहुत हैम्पर करता है। अब जैसे कि बीच में एक बिज़नेस आया था वॉलमार्ट करके, अमेरिका का। उसके यहाँ आने से प्रॉब्लम ये हो रही थी कि लोगों को कुछ मिलेगा नहीं, ये बेनिफिट होगा, बट एनी हाउ उसको आने नहीं दिया गया क्योंकि हमारे सब स्टेट्स ने मना किया उस चीज़ को लेके कि इन बिजनेसेस को आने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ओके, सो विद दिस यहाँ पे क्या होता है, पॉलिटिकल एक्टर्स को भी मना कर दिया गया, और जो बाहर से आते हैं पाकिस्तान से या यूएसए से या फिर कोई भी ह्यूमैनिटेरियन किसी भी प्रकार से, हमने उनको मना कर दिया। ये भी हमें एक डिक्लाइन करना ही था। जब हम उनको बुलाते तो उससे क्या होता है, वो हमारा बिजनेस ख़त्म होता है उससे, वो चीज़ों पे भी ध्यान रखना है। Then we have a non-state actors. It is important of civil society that has given importance to non-state actors. Then the voluntary organization or government organization have started to become more important. Today, international relation is not relation between states. It also include non-state actors. They also play an important role in the promoting humanitarian issues. Amnesty International, Greenpeace movement, terrorist organization are also non-state actors. Yes, जो मतलब जिनका रोल हमारे देश में है भी नहीं बट स्टिल वो लोग प्ले करते हैं आके। ह्यूमन राइट्स इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स हैव बिकेम एन इम्पॉर्टेंट एजेंडा। इंसान को बचाना सबसे बड़ी चुनौती है आज की तारीख में, क्योंकि ह्यूमन के पास कुछ राइट्स है बट वो राइट्स कितने कारगर है वो हमें देखने हैं। But there is a need to make a distinction between the approaches to human rights of the developed world and the developing world. The third world holds that economic development has to precede the full flowering of civil and political rights, and that a greater value needs to be placed on community and family than in individual rights. The Indian Constitution, for example, lays straight on respect of social justice and look at the food, shelter, clothing, education, health as primary needs of the citizen. ये हमारी इंसानी ज़रूरत है। Then the further argue that the desire to achieve distributive justice, there is an important undue emphasis on liberty rights and not welfare rights of the people. इंसान को ये सब इंसाफ मिलना, रोटी कपड़ा मकान ये सब मिलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मेडिकल हेल्प मिलना ज़्यादा ज़रूरी है। Thus the broad application of Western approaches to human rights that focuses on civil and political rights and freedoms as a priority would have to be tempered with the ground situation mentioned above. Fine, so till then we completed over here and we'll continue in the next session will be soon uploaded to you. तब तक आप इसको सुनिए और अच्छे से समझने की कोशिश करिए कि क्या चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। फाइन, तो आपको ये समझ में आएगा। टिल देन, गुड बाय।